नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे बीच में एक मैम है जो इंटरव्यू देकर के आई हैं बाहर। मैं इनका एक्सपीरियंस और इनके स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैम आपका गुड नेम? निकिता। ओके मैम, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? सर मेरा बोर्ड दिनेश दासा सर का था Okay. और मेरे हिसाब से द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. Okay. द बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल एंड दे गेव यू टाइम टू स्पीक. दे वर एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट यू हैव टू से एंड दे पुश्ड यू टू थिंक मोर. दे गेव यू एम्पल टाइम एंड आई थिंक दे वर वेरी नाइस. ओके, कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सकें आपके हॉबी से या करंट अफेयर से या इंटरनेशनल रिलेशन से, जो भी क्वेश्चंस आप रिकॉल कर सकें उनके लिए जो अभी इंटरव्यू आने वाले समय में देने वाले हैं। सर मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे उन्होंने. मेरा क्वेश्चन मोस्टली मेरे डैफ के अराउंड ही बेस्ड था. जैसे मेरी हॉबीज़ भरतनाट्यम है तो उन्होंने भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा पूछा और थोड़े और क्लासिकल डांसेस के बारे में उन्होंने जानना चाहा मुझसे. इसके अलावा मेरा ऑप्शनल और मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी रहा है तो उन्होंने फ़िलासफ़ी पे मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और वो बहुत क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि फ़िलासफ़ी आज के समय में कैसे यूज़ हो सकता है और हम उसको अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो इसके अलावा उन्होंने पॉलिटी से रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे और अमेरिका की DEI इनिशिएटिव के बारे में उन्होंने मुझसे बात की. मोटा मोटा यही था कि उन्होंने मोस्टली ज़्यादा मुझसे फ़िलासफ़ी से ही क्वेश्चंस पूछे गए. ओके, जो मैम इंस्टीट्यूट्स मॉक इंटरव्यू लेते हैं और यहाँ के इंटरव्यू में आपको कुछ डिफरेंट लगा या सेम एज रहता है लगभग? मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यूज़ की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में है. क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाएंगे वो कोई भी मॉक पैनल एकदम 100% तो नहीं गेस कर सकते. बट मैं ये मानती हूँ कि वो एक वेरियस सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं जिससे एक आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि आपसे क्या पूछा जा सकता है. और उनकी पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको काफ़ी मोटिवेट करती हैं जब आपको फील होता है कि सामने एक ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड बैठा है जो आपको एज अच्छा कैंडिडेट देख रहा है तो आप मोटिवेट होते हो कि नहीं मैं अच्छा कर सकती हूँ. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आई वुड 100% suggest कि you must take at least 5-6 mocks if you're appearing for the interview. Apart from that, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मॉक्स में थोड़ा फैक्चुअल पूछते हैं बट मुझे लगता है उनका पर्पस वहाँ पे ये नहीं होता कि आपकी वो नॉलेज टेस्ट करें. उन फैक्चुअल क्वेश्चंस में आप कैसे रिएक्ट करते हो वो उनकी टेस्टिंग ज़्यादा होती है ताकि यहाँ के प्रेशर टेस्ट के लिए हम रेडी रहें. ओके मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था अगर आप बताना चाहें? सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड फ़िलासफ़ी से है. MA और BA दोनों फ़िलासफ़ी में किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से. हाँ जी सर. आपका अटेम्प्ट कौन सा था मैम ये? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था. और इंटरव्यू कौन सा था? फर्स्ट इंटरव्यू था सर. ओके मैम, अभी प्रीलिम्स आने वाला है इस बार का 25 मई को ऑलरेडी डेट डिसाइडेड है. आपका सजेशन क्या होगा जो इस बार बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं वो अभी उनका पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए? कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? वो इंटीग्रेटेड पढ़ें मतलब वो स्टैटिक्स और या करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पढ़ें और करंट अफेयर्स पढ़ें तो कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? इन सब को लेकर के आपका क्या सजेशन होगा? सर मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स बहुत ही डायनेमिक एरिया होता है और उसमें सब कुछ कर लेना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो उनको भी मालूम है कि ये सारे बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो मेरी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स दिस ईयर इज़ यू शुड फोकस मोर ऑन द बेसिक बुक्स एज इन द NCERT, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम. क्योंकि आपके मेजॉरिटी चंक ऑफ मार्क्स यहाँ से निकलते हैं अगर आप बेसिक क्वेश्चंस 100% सही करके आ रहे हो तो रादर दैन फोकसिंग ऑन द फोमो कल्चर कि इस कोचिंग मटेरियल का पढ़ लेते हैं उस कोचिंग मटेरियल का पढ़ लेते हैं बिकॉज देयर इज़ सो मच कंटेंट ऑन द कोचिंग मटेरियल. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले सारा याद रख जाओ. होता भी नहीं है, ह्यूमन ब्रेन इतना नहीं रख सकता. उससे बेटर है कि जो स्टैटिक पार्ट है जो चेंज नहीं होता उनको आप अच्छे से अगर कवर करो तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा. और उन बच्चों का जिनका CSAT वीक है, मैं उनमें से स्टूडेंट्स थी, आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से एटलीस्ट CSAT की 2 टेस्ट पर वीक एटलीस्ट लगाओ. टाइम मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड अटेम्प्टिंग as many questions as you can is one of the best strategies that you can apply both in GS1 and CSAT itself. CSAT में मेरा क्वेश्चन यही था कि जो CSAT बच्चे फेल हो रहे हैं उनका क्या अप्रोच होना चाहिए और सजेशन देंगे क्योंकि एज यू नो मैम कि जो साइंस स्ट्रीम के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कॉमर्स के सब बच्चे CSAT में लगभग फेल हो रहे हैं. तो आपका सलाह हालांकि आप दे दी, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं उसमें CSAT में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CSAT में फेल हो रहे हैं. ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड सबके बच्चे फेल हो रहे हैं. सर देखिए मैं बहुत एक्सपर्ट गाइडेंस CSAT में नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैं खुद उसमें थोड़ी वीक थी. मैं स्लो थी बट वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प मी द मोस्ट वॉज कि मैंने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस बहुत किया है. प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो CSAT के हैं दोज आर द मोस्ट हेल्पफुल टूल
for you to understand how are they putting up your questions and divide your strengths when it comes to CSAT. अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप पहले मैथ्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है तो आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कॉम्प्रिहेंशन पहले अटेम्प्ट करो. वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स मोर and increase the number of attempts and keep practicing, because maths and logical reasoning is something कि बिना practice के it's not possible to do it correctly. ओके मैम, आपने प्रीलिम्स से बताया, मैं मेंस पे कुछ स्ट्रेटजीज आपकी जानना चाहूँगा. एज यू नो मैम कि मेंस में सबसे ज़्यादा नंबर्स जो गेन कराते हैं वो आपके ऑप्शनल इथिक्स और एसे का पेपर है, जो आपके मार्क्स इंक्रीज़ कराते हैं जो आप इंटरव्यू तक पहुँचते हैं. जैसे कि स्पेशली मैं आपका इथिक्स का क्या अप्रोच था और इथिक्स को लेकर के सजेशन वीडियोज़ के माध्यम से जो बंदे देख रहे हैं, जो बच्चे एस्पिरेंट देख रहे हैं बाहर, उनका क्या आपका सलाह होगा जो इथिक्स पे आपका सलाह? एथिक्स पे यस मैम. मेरे हिसाब से एथिक्स का पेपर काफ़ी स्कोरिंग होता है. अभी क्योंकि मार्क्स नहीं आए हैं तो मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा. बट मैं ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि मॉक टेस्ट देने से काफ़ी फ़ायदा होता है एथिक्स में. आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि एथिक्स का पेपर अब से लेंदी आने लगा है पिछले 3 साल से. तो पेपर कंप्लीशन पे अटमोस्ट फोकस होना चाहिए रादर दैन पॉइंटर्स की 3 घंटे सबके पास हैं और उनको भी पता है कि एक्सेप्शनली गुड आंसर लिखना उस प्रेशर के टाइम पे हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो वो आपसे एक्सेप्शनली गुड आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ उनको भी मालूम होता है कि ये इजी है, वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है. बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के बारे में एग्जामिनेशन का जो पेपर जिन्होंने सेट किया है उनको भी मालूम होता है कि ये मुश्किल क्वेश्चन है. वहाँ आपको एवरेज परफॉर्म करना है बट क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट करना है. सो मेरा फोकस ये है कि एथिक्स के पास्ट ईयर पेपर्स देखिए, कोटेशंस याद करिए, केस स्टडीज़ पे बहुत फोकस करिए क्योंकि उनके 20-20 मार्क्स के एक क्वेश्चंस होते हैं. यू शुड नॉट मिस आउट ऑन केस स्टडीज़ एट ऑल. यू शुड अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू कंप्लीट द पेपर बिफोर टाइम. मैम कुछ आप स्पेशली कुछ आप रिकमेंड करना चाहेंगे इथिक्स पेपर को लेकर के, आपका रिसोर्सेज जो था उसको लेकर के कुछ स्पेशल? सर मैंने ज़्यादातर अपने फ़िलॉसफी में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है क्योंकि एथिक्स पढ़ाते हैं फ़िलॉसफी में. बट पीयूष सर हैं, वाजीराम एंड रवि से एसोसिएटेड थे वो. उनके लेक्चर्स और उनके नोट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है. वो काफ़ी समराइज्ड वर्जन देते हैं और उनका टेक्निक टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ यू पुट अप कोट्स इन योर आंसर्स, वो मुझे काफ़ी पसंद आया है. तो मैं ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है. आप सम पीपल कैन डिफर फ्रॉम इट बट आई थिंक पीयूष सर के नोट्स एंड उनके लेक्चर्स आर रियली गुड. आंसर राइटिंग करते समय मैम किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से कि ये पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए आंसर राइटिंग में? सर मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन अलग होता है और उनके आंसर की डिमांड अलग होती है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसका जोग्राफिकल रीज़न है तो आप उसको पहले पुट करो. अगर पॉलिटिकल रीज़न दूसरा इम्पॉर्टेंट है तो किस क्रोनोलॉजी में आप पॉइंट्स को रख रहे हो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. इट हेल्प्स द एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि ये बच्चा जो है ये समझ रहा है क्वेश्चन की डिमांड. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉइंट्स में आंसर लिखो. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को प्रायोरिटाइज़ करो, जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको नीचे करते जाओ. फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इफ़ इट इज़ पॉसिबल इन द क्वेश्चन, मेक एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल. देयर इज़ नो हार्म इन मेकिंग देम. साइड में छोटा सा आप बना दो. इट शोज़ योर क्रिएटिविटी एंड काइंड ऑफ अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग गिवन टू यू. लास्ट में सजेशन मैम आप कर लेंगे डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें स्टूडेंट? एज यू नो सोशल मीडिया हो या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो इसकी वजह से फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई में, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते. आपका सजेशन और आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखती थी थ्रू आउट योर जर्नी? सर मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर रहे हैं. डिस्पाइट फेलिंग 3 times दे नेवर पुश्ड मी कि अब मत करो. They supported me. तो I am one of the few lucky people जिनके पेरेंट्स शुरू से सपोर्ट सिस्टम रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फ्रेंड्स थे जिनको कभी कभी मुझसे ज़्यादा भरोसा उनको मेरे पे ज़्यादा था जितना मैं खुद पे नहीं करती थी. तो मेरा ये सजेशन है कि देखिए डिस्ट्रैक्शंस यू विल ऑलवेज फील. आप इंसान हो एंड यू आर अ सोशल एनिमल, सो यू विल फेस डिस्ट्रैक्शंस बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ कि आपके लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है. Surround yourself with people who are in this exam. Have a positive discussion around what you are studying. अगर आप पेपर पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस ग्रुप से
शाम को पेपर डिस्कस कर लो। कुछ अगर आपने नया पढ़ा है तो आप अपने ग्रुप से डिस्कस कर लो। कुछ पॉइंट्स हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मैंने तो ये आंसर लिखे, तुमने क्या क्या पॉइंट्स लिखा। उससे एक बहुत ही होलिस्टिक और बहुत वैसा और बहुत व्यू मिलता है कि अच्छा सामने वाला कैसे सोच रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों से सराउंड करो जो इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस समझते हैं, आपकी टाइम की वैल्यू समझते हैं, और उनको ये मालूम है कि एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम you might not be available, but they'll still understand it. So you need to surround yourself with positive people, and of course if you have supportive parents, which I am sure most of the candidates have, it is not difficult to the distraction को फिर हटाना easy हो जाता है। मैम लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको 3 क्वालिटीज़ बतानी हो कि ये यूपीएससी के एस्पिरेंट में ज़रूर होनी चाहिए, आप तभी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आपको क्या बतानी होगी ये 3 क्वालिटीज़? सर देखिए, यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मेरे इन माई पर्सनल ओपिनियन देयर इज़ नो वन वे टू क्रैक इट। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है कि आप कर लोगे और आपका ये निकल जाएगा। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग होती हैं, एंड आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। बट अगर आप इन जनरल मेरे से 2-3 क्वालिटीज़ पूछोगे तो हार्ड वर्क तो टॉप मोस्ट पे है, बिकॉज बिना मेहनत के ये एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। द सिलेबस इज़ ह्यूज, इट इज़ टफ ऑल्सो एट टाइम्स, बट इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड डेफिनेटली इट विल यील्ड यू रिजल्ट्स। सेकंड, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़े और फिर 4 दिन तक कुछ नहीं पढ़े, वो नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इट्स ओके, आप किसी दिन 5 घंटे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने जो पढ़ा है आपको इफेक्टिव गेन होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, और वो आपको याद होना चाहिए। एंड कंटिन्यूअस रिविजन, बिकॉज there is a timeline to which your brain can remember things, and I think if you keep revising things, you will remember it, और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको वो प्रेशर नहीं फील होगा कि ये नहीं याद और वो नहीं याद किया। So revision is also very important. Thank you so much for joining me, ma'am. Thank you, sir. Thank you.